दोस्तों मूवीज में कई बार आप लोगों ने ऐसे सीन देखे होंगे कि गाड़ी में आग लग जाती है और कई सारी और दिक्कतें देखने को मिल जाती है। सोचो अगर किसी इंसान के साथ में रियल जिंदगी में ऐसा कुछ हो तो क्या होगा। तो अगर आप लोग को गाड़ी खरीदनी है तो कैसी गाड़ी आप लोगों को खरीदनी चाहिए, क्या आप लोग की कार जो है वो सुरक्षित है। तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन जो है वो इसी एक इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग यहाँ पर ये एक वीडियो देखिए। ये पर्टिकुलर वीडियो जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक लड़का आता है, वो गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठने के बाद में जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करता है तो गाड़ी में आग लग जाती है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे कि कौन सी गाड़ी ज्यादा सुरक्षित है, यानी कि आप लोगों को बोले कि पेट्रोल की गाड़ी या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी या फिर आप लोगों से बोले कोई हाइब्रिड गाड़ी, तो कौन सी ज्यादा सही है। आप लोग यहाँ पर एक और ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोग यहाँ पर देखेगा। कहीं पर्टिकुलर एक प्लांट था यहाँ पर ये, जिसमें जापान के अंदर में बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर आग लगी और सारी गाड़ी जो थी वो यहाँ कर इस तरीके से धधक धधक कर जलने लगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई बार ऐसे इश्यूज गाड़ी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आप लोग कल को कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ा सपना होता है। अगर वही गाड़ी जो वो खरीद रहे हैं उसी गाड़ी में पैसे लगाएं और उसमें कोई दिक्कत देखने को मिल जाए तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। तो उसी के चलते मैं आप लोग कुछ डेटा बता रहा हूं। एक होती है हाइब्रिड कार, जिसमें आप लोग गैस वगैरह पेट्रोल दोनों आप लोग मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह की कार जो होती है इसमें आज की डेट में सबसे ज्यादा आग लगती है। यानी कि अगर आग लगने के मैटर यहां पर देखोगे तो यहां पर 1 लाख गाड़ियों में से लगभग 3,500 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं जो जल जाती हैं। दूसरा है गैसोलाइन, यानी कि जो पेट्रोल वाली गाड़ी होती है, ये लगभग 1,500 के करीब ऐसे केस निकल के आए 1 लाख गाड़ी में से जिनमें यहां पर आग लग जाती है। पर लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप लोग बात करें तो यहां पर बहुत कम केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लगभग 1 लाख गाड़ी में से ओनली 25 ऐसी गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनमें आग लगी है। तो यहां से अगर आप लोग अंदाजा लगाएंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि कौन सी गाड़ी ज्यादा सेफ है। अगर हम लोग बात करें आग लगने के मामले में तो यहां पर कल को कोई ऐसी दुर्घटना ना देखने को मिले, कल को कोई ऐसी कंडीशन ना बन जाए, तो ये सारी सिचुएशन से अगर दूर रहना है तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी सी यहां पर समझकर चलनी पड़ेगी। तो हालांकि अगर आप लोग वैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, पेट्रोल की गाड़ी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो अगर ओवरऑल आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा पेट्रोल की गाड़ी में आग लगी है। पर लेकिन अगर जितनी मार्केट में बेची जा रही है 1 लाख का आंकड़ा अगर आप लोग देखेंगे तो उनमें सबसे कम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहां पर आग लगी है। तो कई बार आप लोग के माइंड में आता होगा कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर कंबस्शन इंजन व्हीकल, यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल, कौन सा ज्यादा बेटर है। तो देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों को लग सकता है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कल को आप लोग जाते हैं दुकान पर और आप लोगों को एक फ्रिज लेना है, ठीक है। तो सामने वाला बोलेगा भाई साहब ज्यादा स्टार वाला फ्रिज ले लो। आप लोग बोलोगे यार ये तो महंगा है। वो बोलेगा कि भाई साहब स्टार्टिंग में आप लोगों को महंगा लग रहा होगा, जैसे आप लोग इसको यूज करने स्टार्ट करेंगे इतना बिजली का बिल आप लोगों का ये सेव करेगा कि आप लोगों का सारा जो महंगा है वो बराबर हो जाएगा आगे चल चलकर। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे ही फंडा आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिलेगा। बहुत सारे इसके बेनिफिट है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर आप लोग गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो भी मार्केट में टेस्ट कर रही है और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी गाड़ियां आने वाली है। जैसे मर्सिडीज अभी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतार रही है और खासकर इंडियन मार्केट के अंदर में। अभी शायद मैं 1-2 दिन पहले रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें यहाँ पर एक बात यहाँ पर मेंशन की गई थी, आने वाले टाइम में अभी और भी ज्यादा अपग्रेडेड व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफी इंपॉर्टेंट ही है, आप लोगों की सेफ्टी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में रिसाइकल आराम से किया जा सकता है इनको, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए जाने जाएंगे। और लो मेंटेनेंस है यार, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, यानी कि ऐसे नहीं कि आप लोग बार बार जाकर खड़े हो जाते हैं यहाँ पर कि यार ये गड़बड़ हो गई ये गड़बड़ हो गई। वो सारे इश्यूज आप लोगों को इनके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये काफी एक ऐसा व्हीकल है जो कि आगे आने वाले टाइम में जिसको आप लोग अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक सजेशन था, एक रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूं। आई होप कि आप लोग कुछ नया सीखने को इससे रिलेटेड यहां पर मिला होगा। एक छोटी सी बात यहां पर एसएलवी फैमिली से रिलेटेड आप लोग बोल सकते हैं, छोटी सी बात नहीं, मतलब न्यूज यहां पर एक है, छोटी मतलब एक न्यूज है पर लेकिन बात बहुत बड़ी है। बात बड़ी मतलब क्या है, धर्मेंद्र कुमार, तो धर्मेंद्र कुमार गंगवार जो है उनकी 6ठी रैंक आई है। 6ठी रैंक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ऑल इंडिया लेवल पर 6th रैंक। ये वास्तव में यार पूरे एसएलवी परिवार के लिए गर्व की बात है यहाँ पर ये। और वो भी किसमें, यूपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्लियर किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कट ऑफ जाते हैं ना वो सीएसएफ की जाती है। और यहाँ पर इनकी जो रैंक देखने को मिल रही है वो है यहाँ पर 6th। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर पूरी एसएलवी फैमिली की तरफ से। और देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए आप लोगों को लगता है ना कि 1-2 दिन आप लोग बैठकर पढ़ेंगे और चीजें सही चलती रहेंगी। ये देखिए 3 साल तक इंसान जब तपस्या करता है तब जाकर कुछ ऐसा फल निकल कर आता है।
तो नैनो मैगजीन और द हिंदू एडिटोरियल कॉन्टिन्यूअसली 3 साल से यहां पर फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए इनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। आंसर राइटिंग के अंदर भी जो मैं आप लोगों को बोलता हूं ना नॉर्मली कि आंसर राइटिंग करनी है, तो वहां भी एस्से राइटिंग का पेपर होता है और इसी के साथ में इंटरव्यू में तो काफी अच्छे मार्क्स इनके यहां पर देखने को मिले। तो इस तरीके से यार जब आप लोगों को फायदा होता है ना तो ये मेरे दिल को तसल्ली देता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा सिलेक्शन होता है आप लोग मैसेज भेजते हो तो जरूर भेजा करो और सिलेक्शन के बारे में ऊपर ही आप लोग टाइटल में डाल दिया करो, क्योंकि मैसेज जो होते हैं बहुत सारे आते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई कम से कम मेहनत किया हुआ बंदा यहां तक अगर पहुंचाए उसका मैसेज कम से कम मेरे से स्किप हो, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो studyloverbeer@gmail.com पर टाइटल जरूर डाला करो। तो फिर से डियर मैं फिर से रियलिटी में यार सुनकर मेरा खुद का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया। बहुत बड़ी बात होती है, यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, अंडर 10 में रैंक है, समझ रहे हैं? तो ये वास्तव में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मेहनत का नतीजा है। 3 साल तक कंटिन्यूअस लगे रहने के बाद में ऐसा रिजल्ट निकल के आता है। तो आप लोग भी यार लगे रहिए। देखिए मेहनत का फल ना हमेशा अच्छा होता है, थोड़ा देर में आ सकता है पर लेकिन जिस दिन आएगा ना उस दिन सारे पाप धुल जाएंगे, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है आज का, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नहा धो लेना, सुना है कि अगर नहाते धोते नहीं है आज के दिन में तो गधे बन जाते हैं। आप लोगों ने भी कुछ ऐसा सुना है क्या? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब अपना जो भी काम कंप्लीट होता है उसको कर लीजिएगा। एक्सरसाइज करके पसीना वसीना निकले उसे सुखा के फिर नहा लेना। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा यार। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे काफी डिटेल में और उसी के साथ में फिर न्यूज एनालिसिस देखेंगे। वीडियो के एंड में आप लोगों को यहाँ पर डेली कुछ वोकैबुलरी देता हूं जो कि आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेगी। और अगर राइटिंग भी आप लोग करते हैं तो वोकैबुलरी आपके पास में होती है तो अच्छी राइटिंग कर पाते हैं ना आप। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखो। सेंटेंस फॉर्मेशन जरूर करिएगा। 2 क्वेश्चन होंगे यार आप लोगों के पास में, इंटरेस्टिंग है ना? 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को देना है आज ही के डिस्कशन से और एक होगा पुराना जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी मैं वीडियो के एंड में दूंगा। कई सारे बच्चों के द्वारा काफी डिटेल में आंसर दिए गए तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कोट जो मुझे लगी आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारियों को हवा देते हैं। देखिए कोशिश करने वाले इंसान की ना कभी हार नहीं होती है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार जिंदगी में जिस तरीके से आप लोगों को लेकर चलो चीजों का आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो गोल अपना वही फिक्स रखो, कोशिश करने के अपने तरीके बदलो, तो फिर देखना जिंदगी में आप लोग एक सही पैटर्न में अपना आप को चलते हुए पाओगे। तो कभी भी फ्रस्ट्रेट, इरिटेट या परेशान नहीं होना है, हमेशा जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देते हुए आगे बढ़ते रहना है। एक इंपोर्टेंट कोटेशन जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आप लोगों का यही कि जेंडर इक्वलिटी इज मोर देन ए गोल इन इटसेल्फ, इट इज ए प्री कंडीशन फॉर मीटिंग द चैलेंज ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग गुड गवर्नेंस। तो आप लोगों को बोले कि इस पे कमेंट करो। तो ये किसका है बेसिकली स्टेटमेंट? ये कोफी अन्नान साहब का है। तो यहां पर अगर सोसाइटी में इक्वलिटी या इनइक्वलिटी के बारे में बात करें, इंपावरमेंट के बारे में बात करें, तो ऐसी स्टेटमेंट देकर आप लोग आंसर राइटिंग या फिर एस्से राइटिंग यूज कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, बोल देगा कि ये बताइए किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। ऐसे कई बार आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ में आप लोग को याद रखना है कि बोला यह गया है कि जो लैंगिक समानता है यानी कि मेल और फीमेल में, लड़का और लड़की में जो भेदभाव नहीं करता है, तो वो एक स्टार्टिंग की कंडीशन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो गरीबी है वो कम हो, विकास जो है वो बढ़ता रहे, एक तरीके से सोसाइटी जो है उसमें जो भी चुनौतियां हैं आप लोग समझ सकते हैं उनको दूर हम लोग कर पाएंगे, एक सस्टेनेबल सोसाइटी बना पाएंगे अगर हम लोग लैंगिक समानता को साथ में लेकर चलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाकर रखिएगा आप लोग। अगर कोई ऐसा लिखने के लिए आ जाता है तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में काफी अच्छे से। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शाम को जो वीडियो आती है उसमें डिटेल में मैं सारे टॉपिक हैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जो 8:30 बजे वीडियो आती है शाम को, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में आप लोगों को बताना है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है कि जीडीपी डिफ्लेटर डिफाइन करता है 100 इंटू रियल जीडीपी बाई नॉमिनल जीडीपी, या फिर 100 इंटू नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है बताइए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, कुछ बैंक्स दे रखे हैं और उनके हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन डीसी, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, संघाई, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बीजिंग। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को यहां पर मैच करना है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कैसी बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है? ये आप लोग को अटेम्प्ट करना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है पर लेकिन काफी ज्यादा न्यूज में था अभी, ताशकंद पैक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? नेटो, सीएसटो, या फिर एससीओ, या फिर G20? तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सारे डिटेल में टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, आंसर बताऊंगा, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर इनका आंसर आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, तब तक आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके,
अच्छा हाँ यार, एक और छोटी सी बात एडिटोरियल के बारे में आगे बढ़ने से पहले, जब भी किसी का सिलेक्शन होता है ना यार, एक दूसरे को विश जरूर किया करो आप लोग, ठीक है। इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और सामने वाले को तो मोटिवेशन मिलता है। तो एक दूसरे को एक फैमिली की तरीके से ना सिलेक्शन हो गया सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो वाली फीलिंग लेकर आया करो, फिर देखो कितना मजा आता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बातें बताई गई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में, जो रिसेंटली अभी कोलैप्स हुआ था पंजाब के अंदर में। मुद्दा क्या बना था डिटेल में समझेंगे, जानेंगे इसके बारे में कई सारी बातें। कोविड-19 के बारे में यहाँ पर आर्टिकल दे रखा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली कुछ चीजें बताऊंगा। ओमिक्रॉन के बारे में कुछ आप लोगों से बातें करूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो है थर्ड वेव के लिए रीजन बताया जा रहा है कि वो आ सकती है, तो ये ओमिक्रॉन लेकर आएगा। तो समझेंगे आखिर कैसा ऐसा मुद्दा बन गया और कहां हम लोग इग्नोर कर रहे हैं चीजों को, तो चीजें हम लोग को समझनी चाहिए। ये वाला जो आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली बात कर रहा है इसरो के बारे में। इसरो के नए चेयरपर्सन अभी बने, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन बने हैं, और ये इनके बारे में कुछ बेसिक बातें और इसरो के कुछ मिशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बेसिकली इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर और भी कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। खासकर गांधीयन मॉडल अगर फॉलो करके चला जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ आप लोगों को गांधी जी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, आखिर कैसा चाहते थे कि हमारा देश हो, और क्या हम लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग कई सारी बातें जानेंगे। ये साइड वाला जो आर्टिकल है, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा यार। बोला गया है कि अगर आज की डेट में से 5 राज्य के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या ये इलेक्शन जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे? जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, मणिपुर हो गया, गोवा हो गया। अगर आप लोग, जैसे आप लोग, चलिए खुद से ही आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। आप लोग आज के में किसी एक राज्य में से आते हैं निकलकर, और राज्य में इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप लोग क्या, अगर राज्य के साथ में उसी बेसिकली राज्य के साथ में अगर नेशनल लेवल के भी इलेक्शन हो रहे हो, तो क्या सेम पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग वोट दोगे? यस या फिर नो में बताना। यानी कि उसी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग यहाँ पर स्टेट में इलेक्शन दे रहे हो, उसी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग नेशनल लेवल पर वोट दे रहे हो, क्या आप लोग ऐसा करोगे, या फिर कोई और चीजें आप लोग के माइंड में रहेंगी? तो पहले तो यस या फिर नो में बताना। फिर अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ एक्सप्लेन भी करना है तो एक्सप्लेन भी करना, उससे और थोड़ी सी बातें सामने निकल कर आएंगी। और देखिए, चीजों को लिखना सीखोगे ना, तभी यार चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो लिखने से कभी भी शर्माना नहीं है, हमेशा कोशिश करो, ट्राई करनी, कुछ ना कुछ लिखते रहना, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो बुल्ली बाई ऐप था, उसके ऊपर काफी ज्यादा इश्यूज सोसाइटी में देखने को मिले, तो ये काफी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं कि आज की डेट में अगर कोई ऐसी रिपोर्ट कवर करता है, बुल्ली बाई ऐप हो गया, ये सारी चीजें, तो जो जर्नलिस्ट है उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो भी यहाँ पर पत्रकार है, उसको यहाँ पर एक तो ट्रोल होती है काफी ज्यादा ऐसी चीजें इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। कई बार यहाँ पर टारगेटेड करके यहाँ पर इश्यूज बनाए जाते हैं, वो नहीं अपना कोई इशू आ गया उसको बेसिकली इस तरीके से दिखाया जाए कि चीजें जो है सामने निकल कर आए, तो यार उससे बचना चाहिए। आखिर होता क्या है, अगर पत्रकारिता क्या होती है, जैसी घटना घटी है उस घटना को उसी तरीके से जनता तक पहुंचाना, ना कि उसमें नमक मिर्च मसाला लगाकर बताना। आज की डेट में आप लोगों को बताऊं ना, कई सारे जो हैं, जो टेलीविजन पर कई सारे ऐसे प्रोग्राम हो गए कि आप लोग इससे अच्छा जो सास बहू के सीरियल या फिर कोई मूवी देखते हैं ना, उसमें इतना मजा नहीं आएगा जितना आप लोग उन प्रोग्राम को देखोगे। भाई साहब जो ड्रामा करके दिखाते हैं, बाकायदा पैसे मिलते हैं उनको ड्रामा करने के, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा आप लोग समझिएगा। बाकी यहाँ पर ओमिक्रॉन के बारे में खासकर अगर बात करें किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। खासकर गांव वाले एरिया में भी अभी ओमिक्रॉन के केसेस आने लगे हैं, तो यहाँ पर ये कुछ डेटा पॉइंट बता रहा है, तो आप लोग को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कल को, इससे पहले कि कोई इशू बने। तो यहाँ पर ये तो हो गया इसके बारे में। बाकी अगर मैं आप लोगों से बात करूं कुछ और मुद्दा, जैसे कि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, अर्बन एरिया में कैसे यहाँ पर केस बढ़ रहे हैं, रूरल में कैसे बढ़ रहे हैं, समझेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बारे में, तो जानेंगे क्या क्या है ये मुद्दे, इनके बारे में मैं आप लोग कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। इसी के साथ में एक फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोग पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे अब, और इसी के साथ में सबको, आप सभी लोगों को पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ जल्लीकट्टू के बारे में बात करेंगे, अभी एक दुर्घटना घटी बहुत बड़ी, इसके बारे में बात करेंगे देश के अंदर में। इसी के साथ में इंडिया और चाइना मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, कम से कम चाइना सुधरने की, हाल सुधरेगा तो है, हालांकि नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में कुछ आप लोगों से बातें करूंगा, कहां पर फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, और बहुत सारे इश्यूज यहां पर देखेंगे। इसी के साथ में यूएस और चाइना के बारे में बात करेंगे। कुछ और मुद्दे होंगे यहां पर हमारी कंट्री और श्रीलंका के बारे में, और बाकी यहां पर कुछ इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे होंगे इंडिया के साथ में, और एक इकोनॉमिक पॉइंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर आप लोगों को सुडोकू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा लेक्चर आप लोगों का आगे बढ़ेगा, तो टकटकी लगाकर देखिएगा, बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा।
सबसे पहले यहाँ पर अभी जो आर्टिकल है ये बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सिक्योरिटी के बारे में। आप लोग बोलोगे वीर भाई ये आर्टिकल तो यार पढ़ा चुके हो, फिर से ये आर्टिकल पढ़ाओगे क्या? नहीं यार, ये आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, इस आर्टिकल में कुछ नया आप लोगों को बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ये है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यहाँ पंजाब की विजिट पर थे तो उनको यहाँ से बेसिकली भटिंडा से उनको जाना था फिरोजपुर अपनी रैली को, बेसिकली एक तरीके से नहीं, जब इलेक्शन होते हैं उससे पहले जो लीडर रैली करते हैं, तो यहाँ पर पंजाब के अंदर में इनको जो ये रैली करनी थी, ये यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो आप लोगों को फिरोजपुर देखने को मिल रहा है। तो बात ये की गई कि जाना तो इनको हवाई जहाज से था, पर लेकिन इशू ऐसा बन गया कि मौसम अच्छा नहीं था, और यहाँ पर आप लोगों को पता है बिपिन रावत जी का जो अभी हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था वो गलत मौसम के प्रभाव की वजह से चीजें देखने को मिली। तो बोला यह गया कि अब लगभग यहाँ पर 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है सड़क पर रहेंगे, तो कितना लंबा रूट जो है वो क्लियर कराना पड़ेगा, कितने सारी जो चीजें हैं वो सेटल करनी पड़ेगी, पूरा एक प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो चलो डिसाइड किया गया कि चलते हैं बिल्कुल ऐसे पैटर्न में कि सड़क सड़क चलते हैं। तो सड़क सड़क जैसे ही चले तो यहाँ पर क्या हुआ, आगे लगा कि किसान जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी रैली है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी का जो जत्था था, यानी कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा एक यहाँ पर ये पूरी चलती है पूरा सिस्टम, यहाँ पर उसको रोक लिया गया एक फ्लाईओवर के ऊपर। आप लोग सोचकर चलिए, यहाँ पर ये एक फ्लाईओवर है और यहाँ कहीं आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर जी को यहाँ पर रोक कर खड़ा कर दिया, ठीक है। ये तो एक इंसान ऐसा है कि यहाँ पर जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक है कि यहाँ पर खड़ा कर दिया लाकर, और ये भी तब खड़ा कर दिया जबकि यहाँ पर जब ये जो यहाँ पर पूरा जो सिक्योरिटी यहाँ पर रखी जाती है, ये पूरी जो सिक्योरिटी फोर्स होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए ही यहाँ पर ये सारी सिस्टम तैयार किए जाते हैं, जिनमें साल में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो इसमें पूरा एक सिस्टम चलता है, यहाँ पर जैसे लोग आकर खड़े हो गए इस पर फ्लाईओवर के लगभग 3 से 4 किलोमीटर बल्कि और भी ज्यादा यहाँ पर एक पूरा एक यानी सिस्टम चलता है, कई सारी गाड़ियां चलती हैं और बताते हुए कि हाँ आ जाओ आगे, रास्ता क्लियर है। तो जब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तो चूक यहाँ पर जो एसपीजी के जो यहाँ पर फोर्सेस थे उनके अंदर ही की गई, और यहाँ पर इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जी का जो पूरा यहाँ पर ये काफिला था, यहाँ पर एक फ्लाईओवर के ऊपर जाकर रोक देना। सोचो कोई गाड़ी नीचे से जा रही है, उसने अपने आप को बम से उड़ा दिया, तो यहाँ पर काम खत्म हो गया ना। ऑलरेडी हमारे देश में ऐसी चीजें हो चुकी हैं पहले भी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी के बारे में आप लोगों ने सुना है, राजीव गांधी जी के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके असैसिनेशन किए जा चुके हैं, और इसी के साथ में आप लोग खुद देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर है यार ये चीजें। तो क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से जवाबदेही देनी चाहिए, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक सिक्योरिटी फोर्स होती है, माना तो ये जा रहा है कि उसके ऊपर भी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर जो उस टाइम पर जो पूरी जो एक तरीके डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, वो उनको वहां पर सिक्योरिटी के मामले को ध्यान में रखते हुए वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए था। तो डीजीपी साहब भी वहां पर नहीं थे। तो ये बोला गया कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आए जिनके बारे में यहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि फ्लाई ओवर के पास में यहाँ पर जिस तरीके से 20 मिनट तक प्राइम मिनिस्टर साहब जी का जो पूरा काफिला था वो रुका रहा, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच यहाँ पर बोला गया है। ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए थी, पर लेकिन क्लियर नहीं हुई। तो इसी में इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर इंदु मल्होत्रा जी जो है उनको यहाँ पर एक तरीके से इंक्वायरी को लीड करने के लिए रखा गया। और इसी के साथ में यहाँ पर जो डीजीपी होंगे चंडीगढ़ के, सीनियर ऑफिसर होंगे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, डीजीपी होंगे यहाँ पर पंजाब के जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, रजिस्ट्रार जनरल होंगे पंजाब के और हरियाणा कोर्ट के। तो ये मिलकर पूरा इशू देखेंगे। तो कोर्ट में जैसे ही मैटर पहुंचे यहाँ पर, तो ये मुद्दा जो है उसने अलग रंग ले लिया। अब यहाँ पर इस पूरे इशू को समझा जाएगा और कैसे आगे लेकर चलना है ये देखा जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि अगर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात करें, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सिक्योरिटी है वो एसपीजी करती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यहाँ पर लगभग 3000 के करीब पर्सनल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक तरीके से मेंबर नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर चीजें यहाँ पर देखी जाती है, ना कि किसी पर्टिकुलर आप लोग बोले कि हाँ बीजेपी के हैं प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर कभी बीजेपी के, कांग्रेस के या फिर आम आदमी पार्टी के नहीं होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमेशा देश के होते हैं यार। और यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर सिक्योरिटी फोर्स हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ही है। तो अगर इसमें सिक्योरिटी में कोई ब्रीच होता है, सोचो अगर कंट्री के लीडर को ही कोई दिक्कत हो जाए, तो फिर यहाँ पर अगर कल को हम लोग बोलने लगे कि हमारे देश में कोई बाहर का लीडर आ रहा है, ठीक है, जैसे अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं ना देश में घूमने के लिए, एक तरीके से अपने रिलेशन को अच्छे करने के लिए, तो वो ये बोलेंगे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को तो यार ये सिक्योर कर नहीं पाए, ये हम लोग को कैसे सिक्योर करेंगे। तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है देश की सिक्योरिटी के ऊपर कि जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ही सिक्योर नहीं है, सोचो देश के सिटीजन क्या सिक्योर होंगे। तो इसके चलते एक बहुत बड़ा ये इशू बन गया।
और ये इशू इसके इसके जलते भी यहाँ पर उठा दिया गया, क्योंकि कई सारी जो इंटरनेशनल लेवल पर पर्सनैलिटी है उनके द्वारा, जैसे रिहाना के द्वारा कमेंट किया गया, इस पर एक ट्वीट किया गया कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। कई सारे लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में बात करें, इनको कम से कम ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था कि मैं जिंदा वापस आ गया। रीजन क्या था? रीजन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कई सारे लोग कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब अगर अपने देश में सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं और खुद वो पब्लिक में आकर ऐसा कमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसका बाहर की कंट्री के ऊपर क्या हमारी इमेज पड़ेगी, तो ये बोल रहे हैं। तो इसके चलते ये एक अलग इशू बन जा रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर इस तरीके से कमेंट करना चाहिए था कि मैं जिंदा वापस आ गया, वो भी सिक्योर एसपीजी की कंट्रोल में होते हुए सारी सिक्योरिटी। तो इसका मतलब तो ये हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही सिक्योर नहीं है अपने देश के अंदर में, तो बाहर कैसा एक तरीके से वो बनता है एक में कि बाहर के लोग किस तरीके से सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ही देश का खुद ऐसी बातें बोल रहा है। तो ये कई सारे ऐसे कमेंट भी देखे, कई सारे ऐसे इश्यूज भी, मैंने डिबेट डिस्कशन में भी कई बार ऐसी बातें की कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, उनको द्वारा आकर एक नॉर्मल सा कमेंट दे देना चाहिए था कि हाँ यार सिक्योरिटी में ब्रीच हुई, थोड़ा सा ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से, यानी कि न्यूट्रल सा कमेंट होना चाहिए था। तो इसको इसलिए इंटरनेशनल मीडिया ने पकड़ लिया फिर कि देखो देश के प्राइम मिनिस्टर भी सिक्योर नहीं है इंडिया के अंदर में, और नॉर्मल इंसान कैसे सिक्योर होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। वैसे हमारी कंट्री में जो एसपीजी है वो ऊपर से तो आप लोगों को बड़े ही नॉर्मल से देखने को मिलेंगे, चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, गन हाथ में, पर लेकिन अंदर से पूरा सेट आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम नजर आएगा, पूरा इस तरीके से लेस रहते हैं कि जरा सी देर में कुछ भी वो पलक झपकते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर बचा कर ले जाएंगे, कुछ भी इशू पड़ता है। जिससे आप लोगों ने देखा कई बार यहाँ पर जो बैग होते हैं, ये जो बैग नहीं होते इसमें क्या होता है, कई बार पूछते हैं, तो ये क्या होता है यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये होते हैं बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से ब्लूट प्रूफ एक तरीके से यहाँ पर ये गार्ड होते हैं, या जैकेट आप लोग, जैकेट तो नहीं बेसिकली प्रोटेक्शन गार्ड आप लोग बोल सकते हो। अगर जैसे कुछ इशू होता है तुरंत ये खोलकर प्राइम मिनिस्टर साहब के एक तरीके से आगे अड़ जाएंगे, कुछ भी एक भी जरा सी भी कोई चीज जो है प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये पूरा इसी तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये पूरा एक इतना बड़ा इशू बन गया जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर आना पड़ गया। और इसी आर्टिकल में कुछ आगे बात ऐसी भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की द्वारा यहां पर इस इशू को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहां पर कमेंट किया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मारना चाह रहे थे। तो ये राइटर ये बोल रहे हैं कि यार ऐसे तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए कि हाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को मारना चाह रहे थे, सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है, जिसने ये गलती की उसको सजा देनी चाहिए, डेफिनेटली ये नॉर्मल सी बात है। पर लेकिन ऐसे कमेंट पब्लिक में करना पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, ये कहीं ना कहीं देश का माहौल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाते हुए नजर आएंगे। इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सोच समझकर कमेंट करने चाहिए। इसी के चलते यहाँ पर कांग्रेस की साइड से आ रहे हैं कि हाँ कि जो है बीजेपी वाले ड्रामा कर रहे हैं पंजाब इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, तो इशू को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मामला है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की सिक्योरिटी का मामला है। तो इसको यहां पर पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जहां पर ब्रीच हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। और ये ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है, बात करनी चाहिए, मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी चाहिए, ना कि उसका मखौल उड़ाना चाहिए कि यहाँ पर यार ये चल क्या रहा है, इसको ऐसे लेकर चलना चाहिए और वो होना चाहिए। उन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हो अगर देखा जाए इस आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है, कुछ चीजों के बारे में बात की जा रही है, जैसे कोऑपरेटिव, यहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, गांधीयन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में बात की जा रही है। अगर आज के डेट में मैं आप लोगों से बात करूं तो नॉर्मली आप लोगों ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा होगा और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। फेडरलिज्म क्या होता है? ये होता है संघवाद का ढांचा। तो इसमें क्या होता है, मतलब मिलके काम करना है और एक तरीके से कंपटीशन में काम करना है। जब इंसान मिलके काम करता है ना, तो वहां पर कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे को हेल्प करना। इसीलिए लीडर जो होगा वो हमेशा कोऑपरेशन करता हुआ नजर आएगा, और बॉस जो होगा ऊपर से वो हमेशा ड्रामे करते हुए नजर आएगा। तो हमेशा आप लोग क्या समझना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में समझना है। तो कोऑपरेटिव जब फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं तो संघवाद का ढांचा सामने आता है और मिलजुल कर काम करने की बातें करते हैं, यानी कि ऐसे नहीं टांग खींच रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक दूसरे की टांग खींच के पीछे कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि यहाँ पर कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन भी वैसे अगर ढंग से किया जाए तो हेल्दी है, अगर फालतू की चीजें देखने को मिले। कंपटीशन कैसा होना चाहिए, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना। 3 इडियट मूवी में क्या किया गया, अब जो आमिर खान था वो कंपटीशन करता था, वो अपने आप से अपनी पढ़ाई करता था शानदार तरीके से, पर लेकिन दूसरे वाला जो था वो क्या करता था, हरकतें, वो एक गंदी गंदी मैगजीन जो है वो दूसरों को तक पहुंचा देता था, यानी कि या तो अपना आप पढ़ लो ढंग से या फिर दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 तरीके से कंपटीशन होता है, तो उसको दूसरे वाले में बिलीव था, तो उसकी वजह से यहाँ पर उसकी हरकतें आप लोगों को देखने को मिली। रटने में एकदम तोता था, ठीक है, उससे पूछा कि क्या क्या होती है मशीन क्या होती है, तो उसने बिल्कुल फटाफट सुना दिया। आमिर खान ने सीधा सीधा बोला कि जो इंसानों का यार काम हल्का कर दे वो मशीन होती है, ठीक है। उसने क्या क्या सुनाया आप लोगों ने सुनाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों से बात की जाए गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी भी हमेशा चाहते थे कि हमारे देश में
में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिले, और इसी के चलते वो चाहते थे जो गांव है, गांव गांव हमारे देश में आगे निकल कर आए। देखिए गांधी जी ना, आप लोगों को बेसिकली अगर बात करें, देखने में जिस तरीके से नॉर्मल इंसान लगते थे ना, उतने नॉर्मल इंसान थे नहीं। कई सारे महान लीडर्स के द्वारा ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि आने वाली जो जनरेशन है, गांधी, अच्छा चलिए आप लोग बताइए किसके द्वारा ये बोला गया था, मैं बता चुका हूं आप लोगों को किसके द्वारा ये बोला गया था कि आने वाली जनरेशन को जब पता चलेगा कि एक हार्ड मांस का बना हुआ एक ऐसा इंसान इस धरती पर आया था जिसने दुनिया का बेसिकली चीजों को देखने का नजरिया चेंज कर दिया, तो वो सरप्राइज हो जाएंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। जी हाँ, आप लोग क्या लगता है, एक तरीके से गांधी जी बोलते थे, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी के अंदर भी, कि बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि अगर एक कान पर कोई थप्पड़ मारे तो उस दूसरे इंसान के सामने दूसरा कान आप लोगों को कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली यहां पर कई सारे लोग बोलते हैं कमजोर है, पिट रहा है, खड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये काम ओनली कौन कर सकता है, वो किसको क्या दिखाना चाहते थे। देखिए अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है ए, ठीक है, ये इंसान जो है ये बहुत ही कमजोर टाइप का इंसान है, ये इंसान है बी, ये इंसान जो है बहुत ही ताकतवर टाइप का इंसान है। अब ए इंसान जो है, ए इंसान ने अगर बी इंसान ने ए इंसान को कुछ मार दिया, पीट दिया, कुछ कर दिया, तो ए इंसान जो है बेचारा शांत बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काफी वीक है, काफी कमजोर है, इसके सामने कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये काफी ताकतवर, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यहां पर ये कुछ भी करेगा तो ये शांत बैठ जाएगा, ठीक है। पर लेकिन सोचिए यहां पर अगर ए इंसान ने बी इंसान को मारा यहां पर, और बी इंसान जो है उसने रिएक्ट नहीं किया कुछ, ठीक है, तो यहां पर लोगों को पता है सबको कि ये ताकतवर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा। एक ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि गांधी जी ने यही प्रेजेंट करने की कोशिश की है, यानी कि अगर कोई आप लोगों को थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, और वो आप लोगों से अगर ताकतवर है, तो आप लोगों को हमेशा रिएक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग पिटते रहो। पर लेकिन अगर कमजोर आप लोगों को कोई मार रहा है, तो आप लोग उसके सामने दूसरे भी कान कर दो कि ले भाई तू मार, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि ताकतवर कौन होता है। तो गांधी जी की जो लाठी की ताकत है ना, वो लाठी की ताकत उन्होंने कभी चलाई नहीं, हमेशा हाथ में रखी, क्योंकि उनको पता था कि हमारी कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है, अगर कल को एक एक इंसान भी एक एक डंडा उठाकर खड़ा हो गया ना, एक एक थप्पड़ भी मारने लगा ना अंग्रेजों को, तो अंग्रेज जो है थप्पड़ों थप्पड़ों में मर जाएंगे, इतने से थे वो अंग्रेज। पर लेकिन इनके द्वारा नॉन वायलेंस की पावर को दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि पता था कल को चलकर अगर हमारी कंट्री की जो जनता है उन्होंने अंग्रेजों को थप्पड़ मार मार कर अगर भगाया, तो पता है क्या होता, जिसने थप्पड़ मार मार कर अंग्रेजों को भगाया उसके मन में वायलेंस हो गया, उसको ये लगा कि वायलेंस कर कर तुम जीत कर सकते हो। तो कल को चलकर देश के अंदर जब गवर्नमेंट बनती या कोई भी पावर बनती, यहां पर एक तरीके से जो एक तरीके गवर्नमेंट चलाने वाले लोग होते, वो हमेशा वायलेंस का सहारा लेने की कोशिश करते, क्योंकि वो देखकर आ चुके थे कि वायलेंस से कैसे सप्रेस किया जा सकता है चीजों को। वो कभी भी ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर नहीं चलते। और जैसा कि अंग्रेजों ने बोला भी था कि आज की डेट में जो देश देख रहे हो ना आप लोग, ये भारत, ये लगभग 500 से ज्यादा राजा रजवाड़ों से मिलकर बना है। तो कल को चलकर यहां पर अगर ये ढंग से नहीं बन पाया, तो इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि लोग गिन नहीं पाएंगे। पर लेकिन गांधी जी ने कहीं ना कहीं एक ऐसी नींव रख दी यहां पर कि नॉन वायलेंस का फंडा लोगों को पढ़ाया, और उस नॉन वायलेंस के फंडे पर हम लोग एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर चले। वरना डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं यार, पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आज तक भी प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है, वहां पर आज भी मिलिट्री का इंटरफेयर आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगा। म्यांमार में आप लोग देख लीजिए क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। जहां जहां से भी अंग्रेज गए, बहुत कम कंट्री ऐसी है जो अपने पैरों पर खड़ी हो गई और सर्वाइव कर पाई। हमारी कंट्री में बहुत बड़ा रोल हमारे लीडर्स का रहा। उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस का पार्ट हम लोगों को पढ़ाया, और हमेशा ये बोला कि हर से कमजोर सेक्शन के सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है। आप लोग को याद होगा गांधी जी का जब गांधी जी के 40वें ताबीज के बारे में बात की जाती है कि पॉलिटिशियन उनसे पूछने आए कि आप तो बेसिकली पार्लियामेंट में जा नहीं रहे हैं, बताओ कि कैसे कानून हम लोग को बनाना चाहिए, कैसा संविधान हम लोग को बनाना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी ने बोला था कि जब भी तुम कोई कानून बना रहे हो, जब भी तुम कोई उसमें संविधान में संशोधन कर रहे हो, तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज याद रखना कि हमारे देश का सबसे गरीब तबके का, सोसाइटी का कोई इंसान, अगर आप लोगों ने देखा होगा सबसे गरीब इंसान, क्या जो तुम काम करने जा रहे हो उससे उसको कोई फायदा होगा, उससे उसको कोई प्रॉफिट होगा, तो वो चीज सही है। अगर उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और उसको नुकसान हो रहा है, तो वो चीज गलत है। तो यानी कि अपना कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए हमारी नजरों में हमेशा कि कैसे हम लोग को चीजों को देखना है और उसके बेस पर काम करना चाहिए। यही पार्ट जो है गांधी जी के द्वारा पढ़ाया गया था। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में? इवन अगर संविधान के अंदर भी आप लोग जाएंगे तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, इसी के साथ में गांधीयन प्रिंसिपल है, और इसी के साथ में लिबरल प्रिंसिपल आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये स्लाइड थोड़ी सी आप लोग को धुंधली नजर आ सकती है, स्लाइड में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग देख लीजिएगा वहां पर अच्छे से। अगर बात करें आर्टिकल 38, 39, 39A, यहां पर 40, अगर बात करें यहां पर 42, ये 43, 43A, ये इस तरीके से जो आर्टिकल है सारे, अगर इनके बारे में बात करें, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सोशलिस्ट मतलब सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में बात करें। गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। खासकर जो आर्टिकल 40 है, इसके बारे में आप लोग को जरूर याद रखना है। पंचायती राज सिस्टम लाया गया हमारे देश में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, ठीक है।
थोड़ा सा पेन ना सुबह चलाते चलाते दिक्कत होती है, ठंड बढ़ गई है थोड़ी सी और, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, पंचायती राज सिस्टम लाया गया गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी नहीं थी, बाद में इनको ऐड किया गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसकी नींव जो है आर्टिकल 40 के अंदर डाल दी गई थी। लिबरल प्रिंसिपल क्या है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में इस तरीके से बात करना कि तानाशाही नहीं दिखाना। तो 44 आप लोगों को मैंने कितनी बार पढ़ाया 44 आर्टिकल पता है क्या आता है 44 में? ये आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सोसाइटी को यूनिफॉर्मली लेकर आप लोगों को चलना है। अगर शादी विवाह तलाक के बारे में बात की जाती है तो ये चाहे कोई भी तबका क्यों ना हो यार सोसाइटी का, उसको ना उसी तरीके से लेकर चलना है कि सबको इक्वल समझना है। तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो इकोनॉमी को भी आप लोग को ऐसे ही लेकर चलना है जिसे सबका वेलफेयर हो, ना कि एक अलग ही जोन में आप लोग यहां पर चल रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी यहां पर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। कोविड-19 के चलते दुनिया भर की क्राइसिस देखने को मिले, अब चीजें डूब चुकी हैं, बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग घट रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं इकोनॉमी के अंदर में कि किस तरीके चीजें चल रही हैं। तो एक पैटर्न आप लोगों को समझना पड़ेगा, उसके बेस पर आप लोगों को रिजल्ट निकाल कर लाना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो यहां पर कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? मिलकर काम करना, एनकरेज करना, ठीक है, एक तरीके से अच्छे से एक दूसरे को साथ में सपोर्ट करना। तो इसी के साथ में जब मिले सारे मिलकर काम करें, जीते तो सब यहां पर सबका सेलिब्रेशन हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या बोलती हैं? अगर प्रॉफिट होगा तो सब में बढ़ेगा। एक सेकंड, गला ना बैठने लगा थोड़ा थोड़ा, सुरक्षा तो कर रहा हूं पूरी, पर देखो कहां तक होती है, ठीक है। बात करें तो यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो बोला कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा, यानी कि एक तरीके सबको फायदा होगा। पर लेकिन कॉम्पिटेटिव में क्या रहता है, मैक्सिमम प्राइवेट लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक तो, और उसमें पर्टिकुलर पर्सन को आप लोगों को फायदा होता नजर आएगा, ठीक है। खिच दूर करो भाई। तो यहां पर सेल्फ स्टीम लोगों की बढ़ती नजर आएगी, एक अच्छी फीलिंग नजर आएगी, हमको भी कुछ फायदा हो रहा है। इसी के साथ में फन और सपोर्ट में काम होता है, ठीक है। ये यहां पर किसी को एलिमिनेट करने का काम नहीं करते, सबको साथ में लेने का काम करते हैं। जबकि कंपटीशन में हमेशा सामने वाले को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। प्रॉब्लम को किस तरीके से कोशिश की जाती है कि एनकरेज किया जाए कि सॉल्यूशन यहां पर निकाला जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये गांधी जी का फंडा था जो कि आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग को लेकर चलनी है? बेसिकली प्राइवेट देखिए चीजें क्या होती है, कई बार ना अगर आप लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, हॉस्पिटल एजुकेशन के बारे में, तो यहां पर अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो यहां पर क्या होगा, वो सबको एक तरीके से देखेगी। प्राइवेट वाले काम करेंगे तो सबको एक तरीके से नहीं देखेंगे, वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो जो लीडर है, जो पॉलिसीज है, वो हमेशा इस तरीके से यहां पर लेकर चलनी चाहिए जाकि ह्यूमन राइट को फोकस करके चले, गांधीयन प्रिंसिपल को। जैसे उन्होंने बोला था ना, अगर सारे गांव को हम लोग ठीक कर देंगे तो इससे क्या फायदा होगा, सारे गांव को हम लोग इंप्रूव कर देंगे, तो ये एक तरीके से हमारा देश अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जिस कॉन्सेप्ट का नाम था पूरा। पूरा का मतलब क्या था? उसका मतलब था, पूरा का मतलब प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि जो भी अर्बन एमिनिटीज है, जो भी शहर में व्यवस्थाएं होती हैं, वो अगर आप लोग गांव में प्रोवाइड करा दोगे तो गांव के लोगों को बाहर निकल कर नहीं जाना पड़ेगा। और लाइट चली गई है, देखिए कई बार क्या होता है, एक बच्चा बोला कि कई बार सर आवाज ऊपर नीचे कैसे होती है, तो लाइट चली जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इशू निकल के आता है, माइक की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है उसमें कोई इंटरप्शन होता होगा, जिसकी वजह से कई बार आवाज ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर कई बार मुझे भी देखने को मिला, मैंने देखा ऐसा कैसे हो गया, तो फिर मेरी समझ में आया कई बार लाइट चली जाती है बीच में, ठीक है। तो इसको आप लोग समझना। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, तो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करने की बात की जा रही है कि गांव में आप लोगों को सारी जो व्यवस्था है वो प्रोवाइड करानी है, कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है। तो समझ में आ गई ना चीजें। तो ये इस तरीके से अगर इकोनॉमी का हम लोग मॉडल लेकर चलेंगे कि गरीब तबके को लेकर चलें, तो नीचे गांव में सबसे पहले फोकस हमारा करना चाहिए, फिर आप लोग को डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करना चाहिए, फिर स्टेट पर फोकस करना चाहिए, और फिर नेशनल लेवल पर फोकस करना चाहिए, तो तब चीजें आप लोग की आगे बढ़ेगी। ये जो आर्टिकल मैंने बताए डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया भाई, क्वेश्चन भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाओगे, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, सारी बातें डिटेल में आप लोगों को बता दी। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी इसरो के नए चीफ बन गए, ठीक है। तो नए चीफ बन गए, इनका नाम है एस सोमनाथ, नाम याद रखेगा, आगे वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग ये बन सकते हैं। एस सोमनाथ है इनका नाम, और ये जो रिप्लेस करने वाले हैं के सिवन साहब को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। के सिवन साहब जो है काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, आप लोगों ने उनकी वीडियो भी देखी होगी, वो काफी वायरल हुई थी जब यहाँ पर जब मिशन था ना चंद्रयान 2, ठीक है, तो उसमें दिक्कतें देखने को मिली थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफी वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है। चंद्रयान 2 के बारे में आप लोगों से बात भी की थी। जीएसएलवी जो है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसको बाहुबली बोलते थे, तीसरे वाला व्हीकल था जिससे इसको लॉन्च किया गया था। यहां पर एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर आप लोगों को देखने को मिला था।
ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर होता है जैसे जाकर बेसिकली चांद है तो चांद के ऑर्बिट में आसपास घूमता हुआ ये नजर आएगा और वहां से डेटा को इकट्ठा करेगा। लैंडर क्या होता है? लैंडर सतह पर जाकर लैंड करेगा और फिर वहां पर उसमें से एक रोवर निकलेगा, जो कि यहां पर इनके नाम थे अलग, इसका नाम था विक्रम और इसका नाम था प्रज्ञान। तो ये इंपॉर्टेंट कई बार आप लोगों से चीजें पूछ ली जा सकती हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। तो पूरा मिशन जो था उसमें से ये ऑर्बिटर तो काम कर रहा है, पर लेकिन यहां पर जो लैंडर है और यहां पर जो रोवर है ये डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले थे, पर सॉफ्ट लैंडिंग हमारी हुई नहीं। हुआ क्या? जाकर चांद की सतह से टकराया ये, और जैसे ही चांद की सतह से टकराया तो ये चकनाचूर हो गया। यहां पर सारे जो रोवर और लैंडर के फरकच्चे निकल गए, जिसकी वजह से बोला गया कि मिशन जो है वो फेल हो गया, पर फेल नहीं होता, आधा मिशन हमारा सक्सेस हुआ था। तो इसी के चलते आगे जो है अभी हम लोग 2022 में एंट्री की है और इसी में हमारे नए इसरो के चेयरपर्सन हम लोग को मिल गए। तो आगे कैसे चीजें चलने वाली है ये देखने वाला होगा, ठीक है, देखने वाली बात होगी। तो नए डायरेक्टर मिले हैं, बेसिक डायरेक्टर, ठीक है। तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री की एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसका लोहा मानते हैं आज की डेट में दुनिया में लोग। तो यहां पर जैसे हमारी इसरो है, यूएसए की नासा है, जापान की क्या है और चाइना की क्या है, ये आप लोग को बताना है। तो यहां पर अगर बात करें, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये याद रखिएगा, 15 अगस्त को इसको बनाया गया था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1969 में, यानी कि 1969 में इसको बनाया गया था, और बनाया गया था विक्रम साराभाई जी के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। तो के सिवन साहब जो हैं वो डायरेक्टर थे, अभी यहां पर रिटायर हो गए और नए यहां पर डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा, एस सोमनाथ जी। तो एस सोमनाथ साहब जो है इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है हमारे देश में क्रायोजेनिक सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में। जैसे आप लोगों को पता है पहले एसएलवी हुआ करता था, ठीक है, फिर आगे यहां पर एएसएलवी, फिर आगे यहां पर पीएसएलवी, फिर आ गया जीएसएलवी, और जीएसएलवी में भी यहां पर ये सेकंड आ गया, अभी जीएसएलवी थर्ड हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो जीएसएलवी थर्ड जो है ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे देश को आसानी से नहीं मिली, ये आज की डेट में भी काफी सारे लोगों के पास में हुआ करती थी। अगर मैं आप लोगों से मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी काफी इंसल्ट भी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था रशिया से हम लोग एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लेंगे, पर लेकिन कई सारी कंट्री जो है यहाँ पर एक तरीके से इसका अपोज भी कर रही थी, और रशिया में भी स्टार्टिंग में तो बोला था हमारी हेल्प करेंगे, फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपने आप से यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर चले। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? क्रायोजेनिक का मतलब है लो टेम्परेचर पर बेसिकली फ्यूल को रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर लो टेम्परेचर पर फ्यूल को रखना और फिर इसको यहाँ पर आगे डिलीवर करना। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर बात करूं, जैसे यहाँ पर लिक्विड प्रोपेलेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो लिक्विड फ्यूल यूज किया जाएगा, लिक्विड ऑक्सीडाइजर यूज किया जाएगा, पंप होगा और उसके बाद में कंबस्शन होगा। अगर यहाँ पर बात करें सॉलिड फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर यूज करेंगे और यहाँ पर स्पार्क करेगा और फिर कंबस्शन होगा। तो दो अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पर लिक्विड फ्यूल हो रहा है और यहाँ पर सॉलिड फ्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा जब यहाँ पर कंबस्शन की आप लोग बात करते हैं। तो क्रायोजेनिक में जो आप लोग को बात करेंगे, यहाँ पर इंजन के अंदर में लिक्विड ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीडाइजर यूज किया जाएगा लिक्विड हाइड्रोजन के तौर पर, ठीक है। तो यहां पर लिक्विड हाइड्रोजन के तौर पर ऑक्सीडाइजर यूज किया जाएगा। तो यहां पर काफी लो टेम्परेचर पे काम चलेगा और वो भी लगभग -83 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हाइड्रोजन का टेम्परेचर जो होगा बिलो 253 के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो एक्सट्रीमली यहाँ पर एक तरीके से चीजें इस तरीके से कंबस्शन के जब तौर पर आप लोग बात करेंगे, तो एक नहीं होता है कि एक तरीके से आप लोग इसे गाड़ी चलाते हैं तो किक मारते हैं, तो किससे क्या होता है, एक स्पार्क जनरेट होता है और वो फ्यूल में आग लगती है और वो फिर एकदम हवा बन जाती है चीजें, तो वो चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में आप लोग को ये सारी चीजें सामने निकल कर आएगी। अच्छा, एसएलवी स्टडी लवर वीर तो आप लोग जानते हैं, इस एसएलवी की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ये चलिए इनकी आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इसको, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। आप लोग को एएसएलवी और पीएसएलवी की फुल फॉर्म बतानी है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और ये जो है यहाँ पर जिसके द्वारा अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया था, इसको बाहुबली भी आप लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इसी के साथ में इसरो के द्वारा भी कौन कौन से मिशन छोड़े गए हैं ये आप लोग को बताता हूं। इसके चलते आप लोग यहाँ पर जब एसएलवी पीडिया पर जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर जाकर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कई सारी चीजें प्रोवाइड की है। सर्च करना है यहाँ पर इसरो, ISRO, तो यहाँ पर इसरो के सारे मिशन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो रिसेंटली अभी इनके मिशन आने वाले तो सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करा दी है। और यहाँ पर जो लास्ट में ये वीडियो है ना, यहाँ पर G20 समिट गोन रॉन्ग, आप में से एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा मुझे ये सेंड की गई थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, सुनना आप लोगों को सुनकर मजा आएगा, मतलब फनी है ये वीडियो, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। बाकी यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं और सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती है, सारी पीडीएफ। और कोशिश क्या करो आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। तो कई सारे बच्चे रेगुलर अच्छे से आंसर देते हैं, आप लोग भी आंसर में पार्टिसिपेट करो और एक दूसरे का आंसर जो है वो रिव्यू किया करो। देखिए अगर आप लोग ना आंसर रिव्यू करेंगे ना एक दूसरे का, बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं सीखने को मिलेगी। तो तीनों टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर भी कुछ मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जैसे यहाँ पर बात करें RISAT, यहाँ पर ये एक देखने को मिला 2021 में। गगनयान फर्स्ट के बारे में बात की जा रही है, अभी आगे आने वाले टाइम में जून में हमारा देखने को मिलेगा। आदित्य चांद के लिए मिशन है। चंद्रयान 3 2022 में बात की जा रही है। गगनयान 2 फिर 2022 में। देखिए यहाँ पर तो आप लोगों को एक डमी भेजा जाएगा, ठीक है।
पर यहाँ पर फिर प्रॉपर स्पेस जो फ्लाइट होगी प्रॉपर जो ढंग से चलेगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर गगनयान 3 भी आएगा यहाँ पर 2023 के अंदर में। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं अभी यहाँ पर, और मंगलयान 2 के बारे में बात की जा रही है 2024 में, जो कि मार्स के लिए होगा। तो ये सारे मिशन आप लोगों को पता होना चाहिए, मिशन का नाम क्या है, मिशन किसके लिए है। शुक्रयान 1 हो गया यहाँ पर, ये वीनस ग्रह के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इनके बारे में एक हल्का हल्का आइडिया रखना चाहिए आप लोगों को। तो जन्ने ही अभी चेयरपर्सन बने, तो इनके कंधों पर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ आगे लेकर चलने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि चंद्रयान जो 2 है वो काफी लो कॉस्ट पर भेजा जाएगा। बोला जा रहा है कि 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर चीजें होने वाली है, जो कि हमारी कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो काफी लो कॉस्ट पर है, ठीक है। इसी के चलते इनके ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ चीजों को प्राइवेटाइज करने की भी कोशिश की जाएगी। आज की डेट में नासा के साथ मिलकर काफी लार्ज स्केल पर जो इलोन मस्क की कंपनी है ना, वो काफी लार्ज स्केल पर काम करती है, ठीक है। यहाँ पर और भी प्राइवेट वाले काफी पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे देश में जबकि ये चीजें नहीं है, तो हमारे देश में कैसे लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि हम भी इन चीजों को अच्छे लेवल पर लेकर चलने के मूड में है आगे आने वाले टाइम में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, प्राइवेटाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे इसके बारे में, तो इसके बारे में आप लोग हमेशा देखिएगा, प्राइवेटाइज अगर होगी तो और ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, तो और ज्यादा फायदा हमारे देश को देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पर सुना बेसिकली एक गेट हब के बारे में। ये गेट हब क्या था, यहाँ पर एक तरीका प्लेटफॉर्म था यहाँ पर। तो इसके चलते दिक्कत क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो महिलाएं थी उनको नीलामी की गई उनकी। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया, कई सारे आर्टिकल भी मैंने आप लोगों से यहाँ पर कवर किए थे। मुंबई पुलिस ने तो काफी सख्ते से आकर यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया, पर लेकिन दिल्ली पुलिस जो है उस लेवल पर यहाँ पर एक्शन नहीं ले पाई। पहले बुल्ली बाई भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीजें जो सामने निकल कर आई गिटहब के ऊपर, ये एक तरीका ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स है। यानी कि अगर आज के दिन में जैसे आप लोग जाते हैं ना प्ले स्टोर में जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे ही प्ले स्टोर नहीं है, यहाँ पर ये गिटहब है। अगर आप लोग कुछ भी चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यहाँ पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, ये आप लोग को सॉफ्टवेयर देंगे। तो इस भाई साहब जो भी थे यहाँ पर, इसने बोला कि मुझे जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पर औरतों को बेचा जा सके, तो किसी ने बनाकर दे दिया इसको उठाकर। तो इस तरीके की चीजें चल रही थी। तो ये लंबे समय तक चीजें जब ऐसी चलती हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, और ऐसा ही यहीं पर हुआ। बुल्ली बाई ऐप यहाँ पर जो निकल कर आया, तो ऐसे ही कुछ देखने को मिला। तो ये सारी चीजें जो आती है ये आईटी के अंदर आ जाती है, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग को ये इशू देखने को मिलेंगे। इनको कवर किया था कि सुल्ली डील निकाल दी, बुल्ली बाई निकाल दिया। क्या करते हैं, जो वुमेन जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनके फोटो उठाते हैं, और फोटो उठाने के बाद में ये बेसिकली इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सेल पर लगा देते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये काफी बड़ी एक ऐसी कंट्रोवर्सी देश के अंदर बन गई, जो कि एक तरीके से इंसल्ट करने वाली थी, यानी कि बेइज्जती होने वाली थी, खासकर लड़कियों के बारे में जब आप लोग बात करोगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये मैंने आर्टिकल यहाँ पर प्रोवाइड कराया था, इसमें इसी के बारे में सारे जो प्रोविजन है, यानी कि जैसे इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन है, सेक्शन 153 हो गया, सेक्शन 153 बी हो गया, सेक्शन 500 हो गया, ये सारे आईटी टेक्नोलॉजी का रूल हो गया, सेक्शन 67 हो गया, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के सेक्शन हो गए। तो सारे कौन कौन से रूल और रेगुलेशन है हमारे देश में, वो सारे कैसे लेकर चलने चाहिए, ताकि बुल्ली बाई जो है और सुल्ली डील जैसे ऐप जो है, ये यहाँ पर नैपन पे ये सारी बातें यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कटिंग शेयर की थी आप लोगों के साथ में। हमारी कंट्री में इवन फरवरी में अगर बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटल मीडिया एथिक कोड का रूल भी लेकर आया गया, कि कोई गलत तरीका कंटेंट जो है यहाँ पर न डाले ऑनलाइन, और लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बातें यहाँ पर होनी चाहिए। किसी का फोटो डालने देने तो उस इंसान की प्राइवेसी का भी हनन हो रहा है, और सोसाइटी में कहीं सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो सेक्शन जो यहाँ पर आईपीसी के कई सारे इस इंसान के ऊपर लगेंगे। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को शेयर भी की है। तो ये एक ऐसा मुझे लगा आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें तो सेक्शन 67 जो आईटी एक्ट का है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर अगर कोई ऐसी गलत चीजें अगर पब्लिश करता है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर टैकल करने का काम करता है। पनिशमेंट होगा यहाँ पर 5 साल तक का, और इसी के साथ में फाइन भी लगेगा 1 लाख रुपए तक का इंसान के ऊपर में, अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। तो अगर किसी की परमिशन के बिना अगर आप लोग भी कल को चलकर किसी की पिक्चर जो पब्लिश करते हैं, तो यहाँ पर ये काफी बड़ा फाइन लग सकता है। तो कभी भी किसी की गलत तरीके की पिक्चर किसी की परमिशन के बगैर कभी भी पब्लिश नहीं करनी चाहिए। ये गलत कैटेगरी में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। और कई सारे और सेक्शन हो जाते हैं कि किसी लड़की की फोटो डाल दी, पता चला लड़ाई हो गई, और जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, आप लोगों को देखने को ना इलेक्शन से पहले 2014 से, तो बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली थी। वो जो दंगे वहां पर हुए थे वो एक लड़की से स्टार्ट हुए थे वहां पर, ठीक है। और फिर चीजें इतनी बढ़ गई, क्योंकि मुझे कैसे पता है, क्योंकि वहां पर उस टाइम पर एक पर्टिकुलर बच्चा था, उसके द्वारा वहां पर कुछ बातें बताएगी कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला, मुझे मेल किया गया था काफी कुछ लिखकर, और वो उस लोकल एरिया से आता था। उस टाइम पर कई सारे एडिटोरियल डिस्कस किए थे, तो लोकल एरिया पर बहुत सारे लोग जान गए, जबकि उनको बताया भी नहीं गया था कि क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सामने नहीं 500 लोगों की जान चली गई। रियलिटी में वहां पर ग्राउंड लेवल पर
कम से कम 2,500 लोगों की जान गई होगी। तो ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये सारे कुछ सेक्शन है जो कि यहाँ पर बात की जा रही है, किसी के बीच में अगर लड़ाई लगवाई जाती है वो सब चीजें, तो एक तरीका हेट स्पीच का भी यहाँ पर ये काम करता है, तो इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और प्रॉपर वे में इसका इलाज करना चाहिए। ये बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये फेक ऑनलाइन ऑक्शन जब महिलाओं का किया जाता है तो ये सोसाइटी में गलत इंपैक्ट डालता है, और मुंबई पुलिस के द्वारा काफी तगड़े एक्शन लिए गए, यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया गया। और इसी तरीके से दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पर एक तरीके से सख्ते में आकर तुरंत यहाँ पर काम करना चाहिए था, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ओके। तो ये काफी एक ऐसा इशू है जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों से बन जाते हैं, इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आए। और अभी यहाँ पर जो आर्टिकल था मैंने बताया ना, वो जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जर्नलिज्म के बारे में बता रहे हैं कि जर्नलिस्ट इसको कैसे लेकर चल रहे हैं, तो वो इश्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में समझ सकते हैं, ओके। यहाँ पर ये जो आर्टिकल था मैंने बोला था कि अगर 5 राज्य के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं नेशनल लेवल पर, आप लोग उसको कैसे देखते हो। तो देखिए यहाँ पर इलेक्शन के बारे में जब बात करते हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर पावर में आता है। सबसे पहले तो इलेक्शन जो होने चाहिए वो फ्री होने चाहिए, किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि कई बार ऐसे इलेक्शन देखने को मिले कि पॉलिटिकल पार्टी राज्य में तो जीत कर आ गई, पर लेकिन नेशनल लेवल पर वहां पर वो हार गई, नेशनल लेवल पर उसको अच्छी वोटें देखने को नहीं मिली, ठीक है। ऐसे कई बार इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो लोग इतना तो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कहां पर उनको वोट देनी चाहिए और कहां पर वोट नहीं देनी चाहिए। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इशू यहां पर निकल कर आता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि आप लोगों के सिलेबस का भी पार्ट है, उसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग कंपेयर करते हैं 2009 को 2014 के साथ में और 2019 के साथ में, तो क्रिमिनल केसेस जो है यहाँ पर वो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप लोग इनको देख पाओगे तो। यानी कि पहले 2009 में जो क्रिमिनल केसेस हुआ करते थे वो लगभग यहाँ पर 30% थे, फिर बढ़कर 34 हो गए और अब 43 हो गए, यानी कि 34 से 43 हो गया। तो यानी कि हम जो है आज के में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्रिमिनल लोग ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्रिमिनल माइंड के लोग जो हैं उनको हम लोग इलेक्ट करके ला रहे हैं। और कई बार तो ऐसे हैं जिनका हीनियस क्राइम देखने को मिलेगा, मतलब रेप कर रखा है, मर्डर कर रखा है, ऐसे ऐसे केस उनके ऊपर लगे हुए अगेंस्ट द वुमेन, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है, पढ़े लिखे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसके द्वारा यहाँ पर ये सारी बातें पब्लिक में रखी जाती हैं। एडीआर है इसका नाम, इसके बारे में याद रखिएगा। कई सारे केस आते हैं निकलकर, बोलते हैं कि एडीआर के द्वारा ये काम किया गया, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है एडीआर के बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में जो पावर रहती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने की, तो पूरी कोशिश करता है कि हमारी कंट्री में इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करा जाए, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेसिकली यहाँ पर डिवाइड करने, कैसे यहाँ पर डेट लिस्ट के तौर पर आप लोगों को लिस्ट तैयार करनी है, वोटर की यहाँ पर नोटिफाई करना है, शेड्यूल क्या होगा, यहीं से आप लोगों का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। प्रिपेयर करना है डेट लिस्ट, ऑल द वैलिड वोटर जो भी हैं, डिक्लेयर करना है इलेक्शन का रिजल्ट। देखिए आप लोग, एक बच्चा पूछ रहा था सर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है कब तक लगा रहता है, जब तक इलेक्शन खत्म होते हैं या फिर आगे भी चलता रहता है। तो भाई साहब ये जिस दिन भी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिक में आए, प्रेस में बैठे और उन्होंने बोला ये तारीख पर इलेक्शन होंगे, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा, ना कि जिस दिन आप लोग वोट डालने जाते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर याद रखेगा, ठीक है। तो सारे काम करते हैं यहाँ पर, लिस्ट को तैयार करना, डिक्लेयर करना, रिजल्ट फिक्स करना, लिमिट इलेक्शन एक्सपेंस क्या होना चाहिए। आप लोगों ने देखा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा खर्चे की जो लिमिट थी वो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, पर लेकिन यार वो जो खर्चा होता है ना वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। यानी कि जैसे नहीं समुद्र में अगर आप लोग देखोगे पहाड़ जो है वो नीचे बहुत ज्यादा रहता है, ऊपर छोटी सी चुनक सी उसकी चीज टोपी दिखती रहती है, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो रियलिटी में बहुत ज्यादा नीचे होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। स्क्रूटनी के बारे में बात की जा रही है, नॉमिनेशन के बारे में, और सारे यहाँ पर कैसे कैसे डिस्प्यूट है उसके बारे में बातें करेगा। बात रखेंगे यहाँ पर सेटल डाउन करता है डिस्प्यूट रेफर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर बोलता है कोई दिक्कत चल रही है तो ये भी उसको भी देखता है। तो कई सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में याद रखिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल में मैक्सिमम आप लोगों को पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जो पॉलिटिक्स भरी हुई है कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है वो कर रही है, तो सारे इश्यूज हैं। पर लेकिन आप लोग अगर जो मैंने पूछा उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं तो अच्छा लगता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास में पावर है, तो डेमोक्रेसी में लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट चुनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जनता का रूल जनता के द्वारा और जनता के लिए, तो अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। तो डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग इसको भी साइड में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर देखने को मिल रहा है वो बेसिकली आप लोगों से बात कर रहा है ओमिक्रॉन के बारे में, ठीक है। तो ओमिक्रॉन के बारे में जो ये आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब इंपॉर्टेंट क्या एक नॉलेजेबल आर्टिकल आप लोगों को, बेसिकली ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए, बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है।
क्योंकि ओमिक्रॉन जब यहां पर अभी निकल के आया तो इसमें एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में हम लोगों ने ओमिक्रॉन को डाल दिया। और नामकरण मैंने आप लोगों को बताया था इसका नामकरण कैसे किया गया। तो यहां पर इसके ऊपर एक छोटी सी एक वीडियो है जो कि आप लोग काफी ज्यादा मजा देगी। इस वीडियो को आप लोग देखो, ये हालांकि रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, कई सारे बच्चे ऑलरेडी सुन चुके हैं। ओमिक्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर पता चलेगी। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ओमिक्रॉन जो है वो थर्ड वेव लाने का काम यहां पर कर रहा है, जिसकी वजह से इशू सामने निकल कर आ रहा है। तो थर्ड वेव अगर यहां पर निकल कर आती है और ज्यादा लोगों की जान लेकर जाएगी तो फिर ये सारी चीजें जो है वो दिक्कत में पड़ती हुई यहां पर नजर आएंगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगर किसी से बात करूं फर्स्ट टाइम ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या होता है, तो अगर किसी इंसान ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर चीज क्या है। तो सबसे पहले तो किसी का नामकरण जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोरोना वायरस, जिसको आप लोग SARS-CoV-2 बोलते हैं, तो यहां पर एक तरीके से वायरस, उसी का जो बीमारी का नाम है उसको बोलते हैं कोविड-19। तो SARS-CoV-2 जो कि यहां पर वायरस है, तो उसके वेरिएंट यहां पर नजर आते हैं। जैसे एक फैमिली में कई सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से यहां पर जो कोरोना के अगर बात करें, कई सारे वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आ रहे हैं बीमारी के, जिसके चलते यहां पर इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये जो नामकरण किया जा रहा है ये आज से नहीं है, मैंने कहा ना, इससे पहले भी हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अल्फा, गामा, डेल्टा, बीटा, अब तक का सबसे जो ताकतवर यहां पर है वो है डेल्टा, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये जो है अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसको लेकर ही डूबता है। तो इसी तरीके से नामांकन यहां पर ओमिक्रॉन का भी करना था कि आखिर नाम क्या रखा जाए। तो जब नामांकन की बातें यहां पर चल रही थी उस टाइम पर यह बोला गया कि यार देखो ऑलरेडी यहां पर दो शब्द हैं, अब नेक्स्ट जो यहां पर कतार में एक है NU, ठीक है, और एक है यहां पर XI। तो यहां पर यह बोला गया अगर XI यहां पर रख देते हैं तो दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है सी जिनपिंग, तो ये लगेगा कि कोरोना यही है, तो ये कंडीशन यहां पर खराब क्रिएट कर सकती है और किसी कंट्री की इमेज खराब कर सकती है, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया। दूसरा NU जो है कई जगह यूज कहता है एज ए न्यू, इसका मतलब कि एक तरीके से न्यू, यानी कि सब नहीं, न्यू हैप्पी न्यू ईयर हो गया, कोई भी अगर न्यू चीज हो रही है उसकी जगह यूज करते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। नामांकन करने का बेसिक पर्पज होता है कि वो नाम जो है वो छोटा होना चाहिए, लोग जो है आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको पुकार सकें, ये इस तरीके से नाम यहां पर रखे जाते हैं। सेम इसी पैटर्न में साइक्लोन के नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके भी नाम इसी तरीके से रखे जाते हैं। तो फिर लगा कि अब क्या कर रहे हैं, तो न्यू भी यहां पर कैंसिल कर दिया और यहां पर XI भी कैंसिल कर दिया। तो फिर जो नेक्स्ट शब्द था यहां पर ये था ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। आगे जो भी यहां पर चीजें निकल कर आएंगी उनके भी नाम यहां से निकल कर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे नाम जो हैं वो ऑक्युपाई हो चुके हैं, यानी कि ये अलग अलग वेरिएंट अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे मार्केट में, इनके नाम ऑलरेडी हैं। जैसे अल्फा जो है यहां पर ये है B117, ये यूके से निकल कर आया। निकल कर आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि वो पर्टिकुलर वायरस जो है वो वहां पे हुआ है, नहीं, ये पहली बार वहां पे आइडेंटिफाई किया गया, ये है इसका मतलब। हमारे देश में डेल्टा आइडेंटिफाई किया गया सबसे पहले 11 मई 2021 में, और एक और है हमारे देश का, यह कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, तो ये कप्पा जो देखने को मिला इसका मतलब है B16171, तो ये 4 अप्रैल ये यहां पर 2021 में देखने को मिला। तो हमारे देश में ये दो आप लोगों को देखने को मिले। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं दो कैटेगरी के बारे में जो काफी ज्यादा न्यूज में है, एक को बोल रहे हैं यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि वो जो ट्रांसमिट होता है वो बड़ी जल्दी होता है, उसका एक तरीके से जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर किसी इंसान को अगर हो जाए तो जो ऑलरेडी अवेलेबल दवाइयां हैं वो उसके ऊपर जल्दी से काम नहीं करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस कैटेगरी में अब तक टोटल 5 वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। पहला है ओमिक्रॉन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका जो नाम है वो है B11529। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आ जाता है। पहले सदर्न अफ्रीका बोला गया था कि ये सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, पर लेकिन फिलहाल अभी ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये सदर्न अफ्रीका में नहीं, ये साउथ अफ्रीका कंफर्म कर दिया गया यहां पर। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना साउथ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका के साथ में। डेल्टा जो है ये हमारे देश में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया B16172, ये यहां पर इसका नामकरण किया गया, जो कि गामा P1, बीटा B1351, अल्फा B117, तो ये यहां पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन से निकल कर आए, ये उसी ड्यूरेशन में। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में यहां पर रख दिए गए हैं। अगर बात करूं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो ये दो और इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर याद रखते हैं आज की डेट तक का।
MU B1621 ये आप लोगों को वेरिएंट ऑफ जो है इंडस्ट्री कैटेगरी में नजर आएगा, और लैम्डा C37 ये देखने को मिलेगा वेरिएंट ऑफ इंडस्ट्री कैटेगरी में, जो कि कोलंबिया और पेरू से निकल कर आए, यानी कि ये आप लोगों को साउथ अमेरिका से देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जो कि आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो जो हेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट गोल है, और तीसरे नंबर पर उसको रखा गया है कि भाई साहब हेल्थ जो है उसको फोकस कर आप लोगों को चलना पड़ेगा। और ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिनके अंदर टारगेट हम लोगों ने 169 डिवाइड कर रखे हैं। कैसे? जैसे तीसरे नंबर का गोल आप लोगों के सामने, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिवाइड करूं आप लोगों के सामने, तो ये तीसरा गोल जो है वो अपने आप में ही यहां पर अगर स्टार्ट करेंगे 3.1 से, तो 3.9 तक पहुंचा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 9 आप लोगों को अलग से टारगेट नजर आए। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि कभी भी कोई आप लोगों से कोई पूछ भी ले तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सको कि हाँ भाई साहब ऐसे होता है ये, और उसको लगे कि हाँ रियलिटी में इंसान को इस टॉपिक की जानकारी है। ओके, तो सारे आर्टिकल हो गए एडिटोरियल। आई होप कि आप लोगों ने उनको अच्छे से एंजॉय किया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में। बेसिकली यहाँ पर देखिए गांव वाले एरिया में केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग तरीके से, यानी कि रूरल एरिया में भी केस बढ़ रहे हैं, तो ये सोचने वाला मुद्दा है। ठीक है, अर्बन में हालांकि थोड़े संभल गए हैं, सेमी अर्बन यानी कि जहां थोड़ा सा गांव और शहर का एरिया होता है तहसील वाला, वहां पर भी चीजें आप लोगों को नॉर्मल नजर आएगी, पर गांव में केस बढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा हो जाता है। गांव में चीजें पहुंच गई तो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के साथ में सोशल जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है उसमें आप लोगों को एक नेचुरल या फिर रिवर्सेबल चीजें आप लोगों को देखने को, इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, पर लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो यहां पर एक तरीके से इरिवर्सेबल होता है, यानी कि लोगों को ग्राउंड लेवल पर फायदा हो रहा है। यहां तो ग्रोथ है, जीडीपी इतनी बढ़ गई, पर यहां पर लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपेयर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, पहले तो ये बात समझिएगा। दूसरा, यहां पर सोसाइटी और यहां पर इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को साथ में लेकर चलना चाहिए। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल अगर डेवलपमेंट गोल आप लोग को रखने हैं, जो कि आप लोगों को पता है टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जाती है कि गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये है कि सस्टेन करना चीजों को, तो इसके चलते इसको माइंड में अगर रखोगे तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग यहां पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब आप लोग बातें करते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहां पर, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से सोसाइटी में वेलफेयर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल जो यहां पर सोशल कोहेशन, इंटरनेशनल सोलिडेरिटी, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इकोनॉमी में आप लोग जानते हैं ग्रोथ इकोनॉमी सारी है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, और बाकी इन्वायरमेंट में यहां पर सब में बैलेंस जब रहेगा तब जाकर चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है माघ बिहू के बारे में। तो माघ बिहू की ईव पर ये फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिल रहा है गुवाहाटी आसाम के अंदर में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो हल्का सा याद रखोगे चीजों को तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आप लोगों को बेसिक देखिए क्या होता है, अगर आप लोग छोटी छोटी चीजें अगर कवर करके चलते हैं ना, तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को ध्यान में रख पाते हैं, तो कई सारे इश्यूज आप लोग यहाँ पर ये बेसिकली निपट जाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखोगे तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर ये जो इशू है, ये अभी काफी ज्यादा सर्दी देखने को मिल रही है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो पूरा हिली एरिया जो है वो कवर हो गया है। तो कश्मीर में बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली बुदगाम के अंदर, और बहुत सारे टूरिस्ट भी वहां पर अभी पहुंच रहे हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। यहाँ पर ये बताया था मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर चेल्लई कलन चल रहा है यहाँ पर, जो कि 40 दिन का पीरियड होता है, 21 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक चलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं चेल्लई कलन। इसके बाद में आता है फिर इसको बोलते हैं चेल्लई खुर्द, इससे छोटा, यानी कि 20 दिन का दिन होता है ये 40 का होता है, 20 का होता है। इसमें स्मॉल कोल्ड बोलते हैं इसको, जो कि 30 जनवरी से लेके इसके बाद में जस्ट, ठीक है, और 18 फरवरी तक चलता है। फिर आता है चेल्लई बाचा, यानी कि बेबी कोल्ड, छोटी सी कोल्ड। ठीक है, तो ये 19 से लेके 28 तक आप लोगों को चलती नजर आएगी फरवरी में। तो ये इस तरीके से पूरा डिवाइड होता है, इसमें लेक तक भी जम जाती है। तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर इंपैक्ट क्या पड़ता है, फेरन पहनते हैं यहाँ पर, कश्मीरी जो ड्रेस है ना पूरा कवर कर लेने वाली, तो इसको फेरन बोलते हैं। तो ये इसी के साथ में कांगर लेकर सब घूमते हैं यहाँ पर। कांगर क्या होता है, बेसिकली अपने हाथ को तापते हुए नजर आएंगे इस तरीके से, आसपास वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सड़कों पर भी ये बेची जाती है। ओके, इसी के साथ में खाने पीने का इनका अलग से सिस्टम यहाँ पर होता है, क्योंकि सारी चीजें ठंडी की मारी जम जाती है। तो यहाँ पर हरीसा ये इनकी एक डिश होती है जिसको खाते हैं, बेसिकली मटन के साथ में मिक्स राइस कर खाए जाते हैं, और पूरा एक तरीके से अच्छे से लौंग, इलायची, सोल्ट, मिर्च सब डाल के अच्छे से ड्राई वेजिटेबल वगैरह यूज की जाती है। तो ये भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर इस टाइम पर कुछ चीजें ढंग से पहुंच नहीं पाती हैं, तो ये चीजें निकलकर सामने आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो पता होना चाहिए क्या चेल्लई कलन होता है, क्या खुर्द और क्या बाचा। ठीक है,
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है, डीएमके की इनकम जो है 53% जो है यहाँ पर ये बेसिकली इसके द्वारा बॉन्ड इसके द्वारा एक्सेप्ट किए गए रिपोर्ट बता रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है हमारी कंट्री में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, एक तरीका टोकन होता है, तो सिटीजन या फिर कंपनी इसको ले सकती है। पहली बात यहाँ पर ये जिसके पास में चला गया उसी का हो जाता है और इंटरेस्ट फ्री होता है। इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में हमारे देश के अंदर में बीजेपी के द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम लेकर जब आया गया था। 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक का आप लोग खरीद सकते हैं और यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं अगर बैंक अकाउंट में केवाईसी कंप्लीट आप लोगों ने कर रखी है। केवाईसी मतलब जिसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, तो आप लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हैं और वैलिड रहता है 15 डेज के लिए। जिस दिन खरीदा 15 दिन के अंदर अंदर है तो किसी को दे दो, नहीं तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। परचेज किया जाता है फॉर 10 डेज इन द जो यहाँ पर बिगिनिंग में, और फिर चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। बेसिकली जनवरी के 10 दिन में, अप्रैल के 10 दिन में, जुलाई के 10 दिन में और अक्टूबर के जो 10 दिन होते हैं उसमें आप लोग इसको खरीद पाओगे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो होता है, मैंने बोला था ना जब यहाँ पर लोगों के बारे में बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट होता है 1950 वाला, पर लेकिन जब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं 1951 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1% अगर उनको एटलीस्ट पुराने इलेक्शन में वोट मिले उन्हीं को यहाँ पर ये मिलने वाला है और किसी को नहीं मिलेगा। तो ये इसके बारे में बातें याद रखते हैं, ठीक है। बाकी पोंगल फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, आज ही के उसमें ये नोटिफिकेशन भी था, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से सेलिब्रेट करना है। वर्ड जो पोंगल होता है ना इसका मतलब है ओवरफ्लो या फिर बॉइलिंग ओवर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पोंगल फेस्टिवल। तो 4 डेज का ओकेजन होता है नॉर्मली यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा हार्वेस्टिंग सीजन से पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर ये निकल कर आता है। तमिलियन कम्युनिटी काफी लार्ज स्केल पर सेलिब्रेट करती है यहाँ पर, ठीक है। और कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये कई बार फेमस होता है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, इस पे कई सारे चीजें भी निकल कर आती है सामने। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जल्लीकट्टू के बारे में, ठीक है। तो जल्लीकट्टू जो है यहाँ पर इसी की ईव पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर यहाँ पर। तो अभी 30 के करीब लोग जो है वो इंजर्ड हो गए। तो जल्लीकट्टू एक तरीके से सोसाइटी और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से जीएस पेपर 1 और 2 में पूछा जा सकता है। कई सारे लोग इसको रिलीजियस के साथ में कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसका भी पार्ट इसको मान लेते हैं। तो वहां पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मली तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू इसको बोला जाता है। जो बैल होता है उसकी जो ठेठ होती है उसको पकड़ने की खास कोशिश करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो पोंगल से जस्ट पहले ये इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए जनवरी के 2nd वीक में जैसे तमिलनाडु में हार्वेस्टिंग सीजन, तो उसमें यहाँ पर पोंगल होता है, उसी के चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी पुरानी ये ट्रेडिशन चली हुई यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे लोग जो है इसको एंजॉय करते हैं। हालांकि यहाँ पर इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका गया था, बैन कर दिया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर लेकिन आज की डेट में यहाँ पर अगर बात करें तो फिर से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज कर दिया गया इसको, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लोग काफी ज्यादा इससे कनेक्टेड थे। जल्लीकट्टू ट्रेडिशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बोला गया कि इंसान जो है, जैसे मैंने बोला ना आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बारे में तो बात करते हैं, तो यहाँ पर सिटीजन जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर अगर बात करें अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 के अंदर ये बात की जाती है, जब कल्चर के बारे में बात करते हैं तो कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है, इसी के चलते कर्नाटक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है काम्बला, KAMBALA, तो इसको याद रखिएगा। इसी के तरीके से आप लोगों को अलग अलग एरिया में चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। बाकी यहाँ पर काफी बुरी दुर्घटना देखने को मिली। एक ट्रेन जो थी वो यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, 6 लोगों की जान चली गई, बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन। तो ये दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली, सोचने वाला मुद्दा है। इंडिया और चाइना मिलकर बात करने के लिए तैयार है LAC पर, इसके बारे में याद रखिएगा। 14th राउंड की टॉक के बारे में बात की गई। बाकी यहाँ पर फॉरेस्ट ट्री कवर के बारे में बात की जा रही है। संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे फॉरेस्ट के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा कहां पर बातें रखी गई। पहले कॉन्करेंट लिस्ट में यहां पर ही आता था, वो सॉरी स्टेट लिस्ट में आता था, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट को फिर कॉन्करेंट लिस्ट में हम लोगों ने डाल दिया, स्टेट से हटाने। पहले स्टेट की पावर थी, फिर यहां पर इसकी आ गई, ठीक है। आर्टिकल 51 याद रखेगा, इससे रिलेटेड है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ड्यूटी है सिटीजन की। और यहाँ पर आर्टिकल 48 याद रखेगा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। बोला जाता है कि लगभग हमारे देश में 24% फॉरेस्ट है, पर लेकिन यहाँ पर उसमें से कुछ ट्री है लगभग 2.89% और 21% के करीब यहाँ पर आप लोगों को लगभग 21 से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके 1 मिनट यार 24% के करीब, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की थी, कैसे इसको ज्यादा इंप्रूव करना है। तो लगभग 33% के ऊपर यहाँ पर फॉरेस्ट होने चाहिए, ये बातें की जाती है। अगर बात करोगे यहाँ पर 5 राज्य कौन से जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, जहां पर परसेंटेज फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कौन से है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। और जो से परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी अंडमान निकोबार यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में ये अगर बात करें यहाँ पर लेस देन 10% कहां पर है, तो लद्दाख, हरियाणा, ये लिखेगा, ये आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो
बेसिक चीजें इनके बारे में आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यूएसए और चाइना जो है वो मैरीटाइम क्लेम को लेकर अभी यहाँ पर इशू चल रहे हैं, तो उसके बारे में बातें की जा रही है। साउथ चाइना सी के अंदर आप लोगों को पता है चाइना बोलता है मेरा एरिया है, तो तेरा है कि मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, वो वाली बातें चलती रहती है, ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पर बोल रहा है श्रीलंका को यहाँ पर लगभग 900 मिलियन का एड देगा, ठीक है। तो इससे देखते हैं क्या क्या सोल्यूशन निकल कर आता है, क्योंकि श्रीलंका की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। तो अभी बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में, एडिटोरियल आएगा तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस दिन अच्छे से, ठीक है। इंडिया और यूके जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर टैरिफ ट्रेड ना लगाना और बिजनेस को अलाउ करना, उसके बारे में बात की जा रही है। फ्यूचर जो है उसको मिला है यहाँ पर नोटिस, जो यहाँ पर फ्यूचर सीसीआई जो गेट नोटिस इन द अमेजन प्ले, तो यहाँ पर ये एक इशू चल रहा है अभी जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सामने निकल कर आया है। तो नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके द्वारा यहाँ पर नोटिस इशू किया गया जो कि कंपनी से रिलेटेड मैटर यहाँ पर देखता है। तो ये भी एक इशू पैरेलल में चल रहा है। ये ऐसे इशूज है जो रेगुलर आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहते हैं, कभी आएगा डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सुडोकू है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, और इसी के साथ में यहाँ पर ये कल का सॉल्यूशन भी है। फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो यार, अगर आप लोगों को लगता है चीजें अच्छी हैं तो फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, तो इनको आप लोग भरा करो, आप लोगों को काफी कुछ नया यहाँ पर जानने को मिलेगा अगर रेगुलर आप लोग इनको भरते हो तो। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, काफी सारे बच्चों के द्वारा काफी डिटेल में आंसर दिए गए हैं, काफी अच्छा मुझे लगा। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहा करो। पहला बोला गया था यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बैक द फर्स्ट प्राइज, यानी कि पहला प्राइज उसको मिला है नेशनल वोटर अवार्ड में, यहाँ पर ये अभी जो ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो कौन सा है वो राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो आंसर है इसका ए, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा पहला पोजीशन देखने को मिला, दूसरा राजस्थान और तीसरा आप लोगों को तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका बी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर है इसका नीति आयोग। तो ये स्टेटमेंट मैंने डायरेक्ट आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई भी थी। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्टली बन जाते हैं। बात की जा रही है कि अगर बात करें आज के डेट में जिस तरीके से अपने रिलीजन जो है उसको प्रैक्टिस करनी है और उसको आगे लेकर आप लोगों को चलना है, तो इसमें क्या बात की जाती है कि सीक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेट एनी रिलीजन। तो किसके अंदर यहाँ पर ये मेंशन रहते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर किसी भी धर्म का पालन करने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में हम लोग बात करें, सीक्स टू प्रिजर्व एंड द एक तरीके से फ्रीडम टू द प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, किस आर्टिकल में मेंशन है, 25, 26, 27 या फिर 28। तो ये आप लोगों को मैंने डिटेल में कई बार पढ़ा है, सारे आर्टिकल आप लोगों को बताए हैं। जब पार्ट थर्ड में आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जब आप लोग एंट्री करेंगे तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक जब आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 25, ठीक है। तो 25 आर्टिकल जो है यहाँ पर वो आप लोगों को ये पावर देता है कि आप लोग अपने जो रिलीजन है उसको आगे लेकर प्रॉपर डायरेक्शन में चल सकते हैं। और यहाँ पर ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। तो आंसर इसका ए हो गया। यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट जो कल्चर, राइट जो यहाँ पर बेसिकली कल्चर और एजुकेशन राइट है, और यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर पहले हुआ करता था, पर लेकिन अभी इसको यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। अभी हटाकर कहां पर डाल दिया गया इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको आर्टिकल 300 के ए के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक याद रखिएगा। आज की डेट में आप लोगों को टोटल यहाँ पर ये जो राइट्स हैं ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये कई बार कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी। कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है, ठीक है। आंसर मैंने पूछे थे तो निशा के द्वारा भी काफी अच्छे आंसर यहां पर दिए गए जो मैंने आप लोगों से आंसर पूछे थे। तो नेशनल वोटर अवार्ड के बारे में ये सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी यहां पर और कई सारे थे, जैसे कि यहां पर मैंने आप लोगों से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही थी, स्वामित्व, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम के बारे में तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंडर में यहां पर आता है। तो ये आप लोगों से मैंने बात की थी। और भी डिटेल में अगर बात करेंगे तो भगत सिंह के द्वारा काफी डिटेल में आंसर दिए गए सारे, ठीक है। तो इनको आप लोग जाकर यहाँ पर देख भी सकते हैं, सारी बातें एक एक इन्होंने मेंशन किया काफी डिटेल में। अच्छा लगा मुझे, इसी तरीके से यार आंसर दिया करो, अच्छा लगता है कई बार जब डिटेल में आप लोग आंसर देते हो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से मेहनत लगती है, अगर इस तरीके से आंसर देना आसान काम नहीं होते हैं सबके लिए, ठीक है। तो रेगुलर अपना डेली जो आप लोगों ने शेड्यूल बनाया, मैं बोलता हूँ ना कमेंट बॉक्स में लिखना, आसान काम नहीं होते यार ये सारे। अगर मैं बोलूं कि डेली शेड्यूल लिखना है तो सबके बस की बात नहीं होती है। अगर आप लोग लिख रहे हो तो ये समझो बहुत सारे लोगों से आप लोग वैसे आगे निकल गए हैं। तो हमेशा इन चीजों को आप लोग अप्रिशिएट किया करो अच्छे से, ओके।
आज की वोकेबलरी ऑफ द डे यानी कि आज की जो 5 वोकेबलरी हैं जो आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेगी। डेली 5 वोकेबलरी आप लोग को देखने को मिलती हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डेली इन पे सेंटेंस बनाते हैं। गलत बने चाहे सही बने, प्रैक्टिस जरूर करना, कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। पहले बात की जा रही है, फर्स्ट जो यहाँ पर वर्ड है ये एक्सेलेटिंग यानी कि तीव्र, एक्सेलेटर दबा देना गाड़ी का, वही बातें हैं यहाँ पर। तो इंक्रीजिंग एक तरीके से स्पीड बढ़ाना या रैपिडली इंक्रीज होना चीजों का। पैक्ट क्या होता है? दो कंट्री के बीच में, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इसके पैक्ट हो गया, तो एक तरीका एक एग्रीमेंट होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट, इंडिविजुअल या फिर पार्टीज के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एक हो यहाँ पर, इसका नाम ये है बेसिकली यहाँ पर वर्डली यानी कि वास्तव में, ट्रूली, सर्टेनली, तो ये वर्ड होता है। इसी के साथ में ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक यानी कुछ पल भर के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। सैंग्विन का मतलब होता है आशावाद, ऑप्टिमिस्टिक, कहता है ना कि इंसान जो है बड़ा ही पॉजिटिव बंदा है यार, इसके पास में जाकर ना मजे ही आ जाता है। तो आप लोगों की जिंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसको सुनकर, जिसके पास बैठकर, जिससे बातें कर कर आप लोगों का मजा आ जाता है। तो वो इंसान कौन सा है उसको आप लोग याद कीजिए एक बार, और उसी के बारे में आप लोग सोचकर यहां पर एक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफी अच्छा सेंटेंस बनेगा, मुझे छोड़कर, ठीक है, कभी मेरे बारे में बनाने लगो। मतलब जो भी आप लोग की जिंदगी में कोई और हो, मैं तो एक ऑल्टरनेटिव हो गया जो परमानेंट टाइप का कोई बंदा हो आप लोगों की जिंदगी में, ठीक है। वैसे मैं भी परमानेंट ही हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं रहूंगा, ठीक है। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना यार, फीडबैक जरूर दिया करो। आप लोग वीडियो को लाइक कर या फिर कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं कैसा रहा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग ये चीजें पहुंचा सकते हैं। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट, इकट्ठी सारी आप लोगों को एक जगह मिल जाती है। और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो। बाकी इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।